चलिए, दिस इज लेक्चर नंबर 4 बेटा, ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लें कि आप लोगों को मैं क्या क्या करा चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर तो आई थिंक पूरा ही रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में गया था, राइट? यही था ना? यस मैम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और जो रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट था वही मैम रेजिस्टेंस पे। बिटली लिंक पे नहीं लाया ना अभी? बिटली लिंक क्या बेटा? बिटली लिंक पे रिकॉर्डिंग क्लास जो हुआ है इस चैप्टर का नहीं डला है ना? हाँ नहीं, वो आज मैं डाल दूंगी। वैसे यूट्यूब पे डल गया है बट वहां पर अपडेट करना बाकी है, वो कर दूंगी इस क्लास के बाद। नोट्स नहीं आए क्या कह रहे हो? मैम, नोट्स भी नहीं आए। हाँ नोट्स भी, वो दोनों में कर दूंगी। वो मैं एक्चुअली मैं लीव पे थी तो मैं कर नहीं पाई थी तब। आज इस क्लास के बाद कर दूँ, ठीक है? दोनों ही कर दूंगी नोट्स इकट्ठे ही। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये टॉपिक हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम। तो रेजिस्टेंस हम डिराइव करते हैं यूजिंग योर फॉर्मूला रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीना वाला जो होता है आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए एंड वी डी का, इनको पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे पास v बाई आई हम निकालते हैं, वहां से हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो vd आपको याद है कितना है? दोबारा बता देती हूँ, ई वी बाय में एम एल, ये आप पुट करते हैं, v बाई आई एक तरफ निकालोगे वही आपके पास रेजिस्टेंस होता है। तो आपके पास ये आएगा एम एल बाय में एन ई स्क्वायर टाउ ए। टर्म्स का मतलब सबको पता है, मास क्या है? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एंड ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये कंडक्टर अगर है मान लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, इसका लेंथ एल हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या होता है? स्मॉल एन। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगता है वो रिलैक्सेशन टाइम है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है सबको ये चीज? यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए से, वहां से हम रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। वो है आपके पास एम बाय में एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाय में एन ई स्क्वायर टाउ। फिर इस फॉर्मूले के ऊपर हम फोकस करते हैं। तीन टाइप्स ऑफ मटेरियल हम लोग स्टडी करते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड वाज अलॉयज। यहां पर हम तीनों में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और देखते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस फॉर्मूले पे आप फोकस करते हैं, इसमें आप देखते हैं कि मास तो नहीं बदलता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलता, एन और टाउ बदल सकते हैं। ठीक है, एन, हालांकि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, पूरा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर बदल दोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाते हैं। और टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन्स के बीच में जो टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एनर्जी ज्यादा मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनके कोलिजन का समय कम हो जाता है। तो एन आपके पास क्या करता है? इंक्रीज कर रहा है, टाउ आपके पास डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी ऐसे ही है, एन इंक्रीज करता है, टाउ डिक्रीज करता है। और अलॉयज में क्या होता है? अलॉयज में कोई चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही फ्री, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ज्यादा इसमें चेंज नहीं होती अलॉयज में। यहाँ क्या होता है? यहाँ आपको देखना पड़ेगा, अगर आप इस फॉर्मूले पे फोकस करें, एन बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, और टाउ को आप कम कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स है दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पर क्या है डोमिनेटिंग, वो आपको चेक करना है। यहाँ पर एन डोमिनेटिंग है, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टिविटी विल बताओ, सही बोला मैंने? नो मैम। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपके पास कंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो n है वो ऑलरेडी बहुत लार्ज है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो इसमें थोड़ा बहुत और बढ़ भी गया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। इस केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही कम होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई नंबर ऑलरेडी बहुत कम है। अब यहाँ पर 1000-2000 मैटर करता है, यहाँ पर 1000-2000 मैटर नहीं कर रहा था हमारे पास। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्ट्रीब्यूटरी
है ये सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी दोनों ही डिक्रीज करते हैं और यहाँ पर सेम रहते हैं। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग, तो मुझे बताओ अल्फा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स? I'm positive. पॉजिटिव। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स? Negative. नेगेटिव। एंड अलॉयज? Zero. ठीक है, ये आप चेक कैसे करते हो? एक और हम लोगों ने डेरिवेशन किया था आई थिंक, जिसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, डेल्टा आर क्या होता है, आर फाइनल माइनस में आर इनिशियल, दिस इज इक्वल टू अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और आर नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी टी फाइनल माइनस में टी नॉट कर लेते हैं, टी आई कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसका इनिशियली आपको टेम्परेचर पता है, उसका रेजिस्टेंस पता है कि उस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो तो उसमें बदलाव होगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक है, टी एफ माइनस टी नॉट इज चेंज इन टेम्परेचर, आर नॉट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो इनिशियली यानी टी नॉट जब पहला जो टेम्परेचर की बात करें उस पर कितना रेजिस्टेंस है। तो इसको भी चेक करके आप बता सकते हो, जैसे अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो, जैसे डेल्टा आर आपके पास कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, टी एफ माइनस टी नॉट टेम्परेचर आप ऑलरेडी बढ़ा रहे हो, ये भी पॉजिटिव हो गया, अल्फा अल्फा आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी के लिए भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आगे चले अभी। Yes, ma'am. ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं बेटा इजी टॉपिक्स हैं। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, करंट डेंसिटी वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बट मेरे को थोड़ा और डिटेल बतानी है उसकी। अगर आप आईआईटी या उसकी तैयारी कर रहे हैं नीट की तो थोड़ा पता होना चाहिए, वो चीज मैं बताऊंगी आपको भी। ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दो फॉर्म्स है, एक स्केलर फॉर्म होती है एक वेक्टर फॉर्म होती है, दोनों बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, तो सबसे पहले बात आती है रेजिस्टर्स की ही। रेजिस्टर्स आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपके पास हो गया अलॉयज, अलॉयज में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि निक्रोम हो गया, ठीक है, या टंगस्टन हो गया, ठीक है, मैंगनीन हो गया। तो जो इनकी वायर्स हैं वो भी रेजिस्टर की तरह काम कर सकती है ना। ठीक है, हर एक कंडक्टर एक रेजिस्टर की तरह भी तो काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निक्रोम है टंगस्टन है, ये जो अलॉयज है ये प्रेफर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। ठीक है, मान लो आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जहां टेम्परेचर का चेंज की वजह से रेजिस्टेंस नहीं बदल जाए, नहीं बदलना चाहिए, तो आप कौन से रेजिस्टर्स उठाओगे, कौन सी वायर्स उठाओगे? अलॉयज वाली उठाओगे। ठीक है, Yes, तो आप ma'am. एक तो होता है ये कि आप जो वायर्स उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं इनकी ताकि ये बदले ही नहीं रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ। दूसरा आप क्या लेते हैं, कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन जो रेजिस्टर है वो बहुत प्रेफर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि पहले तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, कॉम्पैक्ट साइज। दूसरा दूसरा इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस हाई आप ऑब्टेन कर सकते हो, वी कैन ऑब्टेन हाई रेजिस्टेंस। ये प्रॉब्लम थी अलॉयज में, यहाँ ये लिमिटेशन थी हमारे पास। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए, आपको पता है आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अगर आप वायर्स ले रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए तो वायर्स आपको लंबी लंबी लेनी पड़ेगी। नहीं, मान लो मुझे 10,000 ओम चाहिए, 20,000 ओम चाहिए, 30,000 ओम चाहिए, तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं वो कम देते हैं। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो मुझे लंबे लंबे वायर्स लेने पड़ेंगे, बल्कि हो जाएगा मेरे लिए सर्किट। तो ये वाली प्रेफर नहीं की जाती फिर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस के लिए कार्बन रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले बात तो कॉस्ट कट होता है कि आप लंबी लंबी वायर्स ले रहे हैं, उसमें आपका पैसा ज्यादा लगेगा। ये कार्बन रेजिस्टर्स इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और कार्बन जो है अबंडेंट अमाउंट में आपको एनवायरमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको बनाने में इतना खर्चा नहीं होता, इजी टू हैंडल है, कॉम्पैक्ट साइज है और आपको बहुत हाई हाई रेजिस्टेंस इसमें मिलते हैं। ये बात सबको क्लियर है?
ठीक है, तो ये वाले हम प्रेफर करते हैं ज्यादा। अब कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स क्या है? अब क्या होगा, आपको रेजिस्टर्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, मान लो ऐसे एक सिलेंड्रिकल से शेप के, बहुत छोटे, कितने छोटे बताऊं मैं आपको, जैसे ये पेंसिल का निब है ना, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि रीड करना मुश्किल है। अगर मान लीजिए मैं उसके ऊपर लिख दूं कि 2000 ओम है, 3000 ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो उसको रीड करना डिफिकल्ट है, उस पर प्रिंट करना डिफिकल्ट है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, उस पर कलर कोडिंग करने लग गए। ठीक है, ऐसे आपको 4 रिंग्स मिलेंगी डिफरेंट कलर्स के। वो कौन कौन से कलर्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो आपको ऐसे रिंग्स मिलती है, बैंड्स कह सकते हो आप, बैंड्स ऑफ कलर्स मिलते हैं। उन कलर्स को देख के आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कितना रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, क्या हमको वो अभी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो कलर कोडिंग की जाती है। तो कलर कोडिंग करने का रीजन यही है, आप लिख सकते हैं वाई कलर कोडिंग। तो इसका आंसर यही है, सो दैट हम लोग उसको रीड कर सके, टू रीड इट क्लियरली, टू रीड इट क्लियरली। क्लियर है, मतलब आप उसको देख के पहचान सके कि कितना रेजिस्टेंस है। ओके, आगे चलते हैं। कलर कोडिंग होती कैसे, देखो इसमें आपको एक टेबल याद रखना है। पहली बात तो कलर्स, बी बी आर ओ वाई, ठीक है, ये कलर्स हैं आपके पास, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, अपने माइक ऑफ रखें, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ग्रे आपको ग्रे जैसा लग रहा है, इसको सही से लिख दूं मैं, ग्रे 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 ग्रे, और ये हो गया व्हाइट। अब ये होता है आपके जो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहे हैं, ये यही कलर्स चल रहे हैं। ठीक है, 4 कलर्स हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले जो 2 कलर्स होते हैं, मैं आप थोड़ा सा यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ। मान लो ऐसे है आपके पास ये, ठीक है, तो जो पहले जो 2 कलर्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड जो कलर होगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। ठीक है, वो वैल्यूज आपको यहाँ से रीड करनी है। तो टेबल का जो नेक्स्ट कॉलम है ये होगा, ये आप लिख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स से मैंने आपको पहला जो कलर है वो दे दिया रेड और दूसरा दे दिया येलो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे, जैसे रेड के आगे कौन सा कलर है 2, तो आप लिखेंगे 2। येलो के आगे कौन सा कलर, येलो कलर के आगे कौन सा नंबर है, वो क्या है आपके पास 4। यानी रेड के आगे कौन सा नंबर है, येलो के आगे कौन सा नंबर है, ये आपने लिख दिया, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर होता है। थर्ड जो कलर है, मान लीजिए मैं अगर आपको थर्ड कलर दे दूं क्या, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर मैंने दे दिया, तो वो मल्टीप्लायर आपको कैसे करना है, इनटू में 10 की कितनी पावर है, जैसे अगर ब्लैक कलर होता तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते, अगर आपके पास ब्राउन कलर होता तो 10 की पावर 1 से, रेड होता तो 10 की पावर 2 से, एंड सो ऑन, पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर ब्लू कलर है तो 6 10 की पावर 6 से। ठीक है, ये मल्टीप्लायर हो गया। एक फोर्थ कलर आपको कभी देखने को मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें 2 कलर मिलेंगे आपको, एक गोल्डन, उसका मतलब होता है टॉलरेंस, इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस, यानी इसमें टॉलरेंस क्या है 5%। या आपको हो सकता है सिल्वर कलर मिले, सिल्वर कलर में क्या टॉलरेंस होता है +-10%। ठीक है, और आपको थर्ड जो है, यानी कि कोई अगर कलर नहीं है, यानी कलर ही नहीं है फोर्थ, तो उसका मतलब क्या है +-20%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं आपको गोल्डन कलर है तो क्या लिखेंगे आप, +-5%। अब टॉलरेंस होता क्या है, टॉलरेंस है कि उसकी एक्यूरेट, मान लीजिए कलर है, कलर के हिसाब से आपने वैल्यूज रीड कर ली कि ये रेजिस्टेंस बनता है, बट वो उतना एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, या तो कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, तो कितना उसमें एरर पॉसिबल है वो टॉलरेंस बताता है। जैसे गोल्डन कलर है, इसका मतलब 5% ज्यादा है, 5% कम तक का रिजल्ट आ सकता है आपका। सिल्वर मतलब +10 या -10%, नो कलर मतलब +20 या -20। आई बात समझ में? यस मैम।
है। तो ये आपका जो कोडिंग है, ये जो टेबल है वैसे इजी है याद करना, 0 से 9 तक नंबर है, मल्टीप्लायर में 10 की पावर भी 0 से 9 तक ही है, गोल्डन सिल्वर और नो कलर का परसेंटेज याद रखना है। और कलर को याद रखने के लिए कि भाई किसका 0, किसका 1, किसका 2, वो जो जनरली हर टीचर यही बताता है, हर जगह यही होता है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, has very good wife। ठीक है, तो इसमें बी जो फर्स्ट कलर है ये क्या है आपके पास, ये याद रखना। बस बी वाले थोड़े कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब इजी है। ब्लैक है, बी से ये ब्लू है, और ये जो आपके पास है, सॉरी ब्लैक है, ब्राउन है, सेकंड वाला ब्राउन है, और जो लास्ट ब्लू आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, ब्राउन। ये है आपके पास ब्लू। ठीक है, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से बेटा येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू हो गया, और वी से आपके पास वायलेट, ये जी से ग्रे, एंड डब्ल्यू से व्हाइट। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और 4th लेक्चर चल रहा है। टॉपिक क्लियर सबको? चलो मेरे को 2 आप बताओ, मैं आपको देती हूँ, रेजिस्टेंस लिख के बताना। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 बैंड मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कलर मान लीजिए कि आपके पास येलो। ठीक है, दूसरा आपके पास है क्या, रेड, थर्ड इज ब्लू, एंड फोर्थ इज गोल्डन। बताओ इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। मैम 42 into 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%। 10 की पावर 6, हाँ ठीक है। 4 2 कितना, पहला येलो एंड देन रेड, येलो के लिए 4, यस, ब्लू के लिए सॉरी रेड के लिए 2, एंड थर्ड कलर मल्टीप्लायर यानी ब्लू के लिए 10 की पावर 6, एंड गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%। बिल्कुल सही जवाब, 42 इंटू में 10 to the power 6 ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, यहाँ बताओ चलो, ये आपके पास है वायलेट। ठीक है, सेकंड कलर आपके पास ग्रीन, थर्ड आपके पास क्या है, ब्लू, एंड फोर्थ इज सिल्वर। बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। 75 into 10 की पावर 6 प्लस माइनस 10%। आ गया समझ में? कर लोगे ना रीड, एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही रीड करना होता है। ठीक है, चले आगे। यस मैम। अब आ जाते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे। किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, सो ओम्स लॉ पे आ जाते हैं बेटा। बताइए क्या होता है ओम्स लॉ, पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, 9th 10th में पढ़ा हुआ है, फेमस है तो। V directly proportional to I। V is directly proportional to I under all conditions। ऑलवेज ट्रू है ये? नहीं ऑलवेज ट्रू। ये आएगा आपके पास इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, इफ ऑल physical conditions remaining same या constant, all physical conditions remaining same या आप बोल दें constant। कौन सी? जैसे कि प्रेशर हो गया, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बोल रही हूँ, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, लाइक प्रेशर,
टेम्परेचर आपको जो देखने को मिलता है हमारे पास वो टेम्परेचर का ही इफेक्ट होता है, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का होता भी नहीं है था, या हमारे सिलेबस में है नहीं वो चीज, तो लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम या कांस्टेंट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो उस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस across ends of conductors is directly proportional to current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor. ठीक है, ये डेफिनेशन है प्रॉपर कि सभी फिजिकल कंडीशंस अगर आप सेम कर दें, कांस्टेंट कर दें, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, मान लो ये आपके पास कंडक्टर है, इसमें से करंट जो पास कर रहा है और इसके पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। ठीक है, अगर 2 एम्पियर पे 2 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब आपके पास उसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आई। आर इज कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आई। ठीक है, तो ये आपके पास ओम्स लॉ है। लेकिन हमेशा याद रखें कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज फॉलो होगी हर जगह, इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। देयर आर केसेस जहां पर ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, यहां पर जहां वैलिड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। इट इज वैलिड या इट इज फॉलोड इन ओमिक कंडक्टर्स, फॉलोड इन ओमिक कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स इस लॉ को फॉलो करते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। okay, it is not followed in non-ohmic conductors। अब वो क्या है मैं बताऊंगी सारी चीज। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है, जहां ओमिक कंडक्टर्स है, जहां लॉ फॉलो हो रहा है डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई है, वहां डेल्टा वी बाय आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आर वहां चेंज नहीं होता वी और आई चेंज करने पर। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, मान लो ये आपके पास पोटेंशियल है और ये आई है, तो प्रोपोर्शनल होने की वजह से ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस ग्राफ का जो ये स्लोप है, इसका स्लोप क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस देगा। निकाल के देख लो स्लोप। मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस लाइन का हर जगह एंगल सेम है कि नहीं है। पहली बात तो सेम एंगल है हर पॉइंट पर। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल देख रहे हैं, आई के साथ जो एंगल देख रहे हो, हर जगह सेम आ रहा है ना। सेम आने का मतलब क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा वी और आई चेंज होने पर। ठीक है, और स्लोप निकालते कैसे हैं, आता है कैसे निकालते हो स्लोप, टेन थीटा। यस, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए आप कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन पे ले सकते हैं, या इसको ही कंप्लीट कर लो, इसको पूरे को ट्रायंगल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, मान लो ये जो आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा वी हो गया, और ये जो करंट है ये आई हो गया, तो डेल्टा वी बाई आई हो गया ना। और यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी वी आई ग्राफ का जो कर्व है वो जो उसका स्लोप है, वी आई ग्राफ में जो स्लोप आएगा कर्व का, वो रेजिस्टेंस ही दे रहा है। ठीक है, इफ इट इज ओमिक कंडक्टर तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वी और आई के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। अब बात आती है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ कैसे बनेंगे और एग्जांपल्स क्या हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि करंट एट हाई करंट की बात अगर हम करें, एट वेरी हाई करंट, तो उस केस में क्या होता है, ये ग्राफ जो है वी और आई का वो कैसा बन जाएगा, डेल्टा वी मान लीजिए, इधर आपके पास पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं वी और आई का,
वो कुछ देर तक तो फॉलो करेगा जब तक करंट का वैल्यू मॉडरेट तक है, जैसे ही करंट का वैल्यू हाई हो जाएगा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ मुझे, इस ग्राफ को देख के आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है? बताओ जरा। नो मैम। स्लोप को रीड करा करो। स्लोप को रीड कैसे करते हैं? जैसे यहाँ तक तो ठीक है कहानी, आपको दिख रहा है कि ठीक है प्रोपोर्शनल है, यहाँ तक स्लोप आपका सेम है, लेकिन यहाँ क्या होने लग गया? कोई भी पॉइंट उठाओ, क्योंकि V और I का जो कर्व है उसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ही आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं बनाऊं किसी भी पॉइंट पर स्लोप, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बना रहा है, मान लो θ1 बना रहा है, अगला पॉइंट ले लो, इस पे जो स्लोप आएगा कुछ ऐसे आएगा, ये θ2 हो गया। θ2 इज ग्रेटर देन θ1 ना, यानी कि जो एंगल है वो बदल रहा है, यानी टेंजेंट थीटा बदल रहा है, और टेंजेंट थीटा ही स्लोप है, एंड स्लोप ही V/I है। ठीक है, और वही आपके पास रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा ना। दोबारा रिपीट करूं लाइन, मैंने क्या बोला कि आपका स्लोप चेंज हो रहा है। अब ये जो एंगल है वो सेम रहता तो मैं बोल देती V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है हर पॉइंट पर, लेकिन अब आप देख सकते हो कि थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, टेंजेंट थीटा बदल रहा है, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू V/I, एंड V/I इज रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इज चेंजिंग। आई बात समझ में दीपक? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं रही। क्लियर है? तो यहाँ वेरी हाई करंट पे गड़बड़ हो जाती है। सेकंड, आपको जो एग्जांपल मिलेगा डायोड्स का मिलेगा। डायोड्स क्या होते हैं? वन वे स्विच होते हैं, जो कि आप डिटेल में सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि इस पूरा टर्म का लास्ट के 2 चैप्टर्स में से एक में है। तो डायोड्स वन वे स्विच की तरह काम करते हैं, एक तरफ वो करंट को फ्लो करने देते हैं, एक तरफ हाईली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो ग्राफ है वो आप देख लो कैसा होता है। ऐसे होता है, I इधर होता है और इधर V होता है, तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है ऐसे। तो ये भी आपको देख के पता लग रहा है कि ये लॉ फॉलो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग जो है वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। अब जो स्लोप है वो याद रखना 1/r दे रहा है। स्लोप क्या देगा? मान लो मैंने कोई भी यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे करते हैं ना, ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इतना डिस्टेंस है आपको करंट दे रहा है, इतना डिस्टेंस आपको पोटेंशियल दे रहा है, और ये एंगल जो होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ से हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं, वो आपके पास I/V यानी 1/r है। तो ये उल्टा हो गया। ये भी आपको एक्सेस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्सेस है वो कैसे दे रखे हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। आई बात समझ में? यस मैम। दोबारा से मैं बताऊं कैसे। कोई भी 2 पॉइंट, जब भी आपके पास कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं हम ऐसे, और ऐसे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इधर आपको एक्सिस पता है, यहाँ करंट है, और इधर आपके पास क्या है, V है। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा वो P में V, यानी I में V, एंड टेंजेंट थीटा ही स्लोप होता है। तो IV का जो स्लोप है, I और V में जो स्लोप है वो 1/r के इक्वल है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, एक तो हो गया डायोड्स। अच्छा, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ IV में, वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है इसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऐसे होता है। ठीक है, वो डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। एक जगह आपको और देखने को मिलेगा गैसेस के केस में। इन केस ऑफ गैसेस, मान लीजिए आपने कोई ट्यूब ली है, ट्यूब में आपने गैस फिल कर दी, और उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, और आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो I और V में कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो बताओ मुझे, यहाँ स्लोप सेम है क्या, कांस्टेंट है? 1/r आ रहा है, चलो 1/r का तो मैं उल्टा करके कैसे ना कैसे r निकाल लूंगी, लेकिन मेरे पास r सेम नहीं है, हर जगह हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो दीज आर द नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये कहानी थी सारी ओम्स लॉ की। इसका ग्राफ VI ग्राफ जो होता है वो तो रेजिस्टेंस देगा, IV कर दिया मैंने तो 1/r, ये चीज याद रखोगे। और एक ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। कंडीशंस, किन कंडीशंस पे ओम्स लॉ वैलिड है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो बदल जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, और ह्यूमिडिटी और ये सब कांस्टेंट होने, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ओम्स लॉ के बारे में, सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे, करंट डेंसिटी।
देखो करंट डेंसिटी मैंने आपको बताया था, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कहानी शुरुआत कैसे होती है, मान लीजिए करंट जो है एक ब्रांच में आ रहा है 2 एम्पियर, एक ब्रांच में आ रहा है आपके पास कितना 3 एम्पियर, तो थर्ड ब्रांच जो इससे कनेक्टेड आप कितना करंट बताते हो, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो एडिशन है करंट का वो स्केलर होता है। ठीक है, वो स्केलर की तरह ऐड होते हैं, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर होता तो ये एंगल मैटर करता, ये थीटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तब रिजल्टेंट निकालते हम लोग इस डायरेक्शन के हिसाब से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ऐसे मतलब जो भी एंगल थीटा है, पहला मान लो A है दूसरा B है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ऐसे करते हैं ना। बट वो नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या किया गया कि इसका एक वेक्टर इक्विवेलेंट बनाया गया जो जिसको देख के हम करंट के बारे में बता सके। तो वो वेक्टर इक्विवेलेंट क्या है, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी अगर आप लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि इट इज वेक्टर इक्विवेलेंट, इट इज वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ करंट। उसको देख के आप करंट के बारे में बता सकते हैं, ऐसा वेक्टर है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड या ई जिसको आप बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वेक्टर इक्विवेलेंट है किसका, इक्विवेलेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल वैसे तो स्केलर होता है, ठीक है, लेकिन इसको देख के हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता सकते हैं कि भाई डेल्टा वी है, और हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करता है, तो इसका एक वेक्टर इक्विवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ठीक है, तो अब करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये एक पॉइंट फंक्शन है, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। एक पॉइंट पे आप बताते हैं कितना है। अब डेफिनेशन पे आता हूं जो लिखी हुई है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor around that point provided the area is held in direction normal to the current। तो ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको करंट डेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा आप एरिया लेते हैं, उस एरिया में से कितना करंट पास किया, दैट डिवाइडेड बाय एरिया, वो आपके पास करंट डेंसिटी है। एंड एक कंडीशन है कि जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो आपके पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो मैं किसी पॉइंट पर निकालना चाहती हूँ, यहां मुझे बताना है कि करंट डेंसिटी कितनी है। तो क्या करती हूँ मैं, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट के अराउंड मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, उसको हम लोग ले लेते हैं डीए। आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक कराया गया था या फ्लक्स वाला जो कराया था, तब बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर सॉरी एरिया जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे बताते हो, बताओ, एरिया का डायरेक्शन कैसे बताते हैं दीपक? perpendicular to the electric field। परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ दिस, जो भी आपने लिया हुआ है, जैसे ये है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन बताना है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलोगे, वो ले सकते हैं हम लोग वहां पर परपेंडिकुलर, कोई जरूरी थोड़ी है। ये यहाँ पर एरिया का अगर मुझे डायरेक्शन बताना है तो मैं कैसे बताती हूँ, उससे पास होता हुआ, ये जो आपको जैसे पेंसिल दिख रहा है इससे पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अगर इसकी बात करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये हो गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या बोला, ये डायरेक्शन समझना क्यों जरूरी है, जैसे इन्होंने बोला है क्या कि भाई जो एरिया है इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट, नॉर्मल टू द करंट रखना है आपको एरिया। अगर ये आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना इस पॉइंट पे, तो इसके नॉर्मल आपने एक एरिया लेना है, ठीक है, एरिया नॉर्मल लेना है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा फिर, अगर आप नॉर्मल एरिया ले रहे हो, ऐसे नॉर्मल एरिया ले रहे हो, डायरेक्शन मैंने क्यों बताई आपको, नॉर्मल एरिया आप डायरेक्शन से पहचान सकते हो। नॉर्मल एरिया का मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, या तो आप ऐसे बोलेंगे कि जो ए है आपके पास, ए शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन,
अगर स्केलर मैग्नीट्यूड की बात करें भाई, वो जो एरिया है जितना भी 2 मीटर स्क्वायर 6 मीटर स्क्वायर कुछ भी, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ए वेक्टर शुड बी पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ, शुड बी अलोंग द डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, से लिख लो, शुड बी पैरेलल करंट डायरेक्शन। आई बात समझ में? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ एक बार। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ डीए को, तो अगर ये नॉर्मल मुझे रखना है तो इसको काटेगा पहले तो ऐसे, और उसकी डायरेक्शन मुझे दिखानी है तो ऐसे ही होगी ना, यही तो होएगा ना डीए, और ये करंट का डायरेक्शन है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो। किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो दोबारा से रिपीट करो। देखो पहली बात, जे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात, ये वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ करंट है। तीसरा, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, J इज इक्वल टू, मान लो इसमें से जो छोटा सा करंट पास किया वो DI है, तो DI किसी भी पॉइंट पर निकालो, वहां कितना करंट पास किया, छोटा सा एरिया उस पॉइंट के अराउंड आपने लिया, DI बाय में DA, तो ये होता है करंट डेंसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया समझना जरूरी है। अगर स्केलर की बात करो भाई, सीधी समझ में आती है, आप लगा सकते हो कहीं पर भी, अगर मान लो करंट फ्लो करे किसी भी डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर एरिया लगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो जो एरिया का वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, पैरेलल टू दी करंट का डायरेक्शन। ये बात सबको क्लियर है? यस और नो तो बोल दो। Yes, ma'am. ठीक है, तो J डिफाइंड है इस तरीके से, किसी भी पॉइंट पर DI बाई डी। अब J वेक्टर क्वांटिटी है, तो J का जो डायरेक्शन है ये भी याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ J इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसीलिए हम उसको वेक्टर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो आप यहाँ पर अगर एन कैप लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में ही होता है, अगर जे वेक्टर ऐसे लिखोगे। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही है, अदरवाइज तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे तो डायरेक्शन आप बता नहीं सकते, ठीक है। या तो टेंसर है, स्केलर है, तो हम एक एन कैप लगा देते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड एरिया इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सारे एक ही डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो ये DI बाई DA, ये वाला जो फॉर्म होता है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब करंट डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आए। तो जरूरी थोड़ी है कि करंट डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम आएगी, पर सेम भी हो सकती है, ठीक है, सेम भी हो सकती है। जब सेम है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, या आपका वो सेम एट एवरी पॉइंट, तो उस केस में आप सीधा लिख देते हैं क्या, कि जो J है दैट इज इक्वल टू I बाई A, जो भी एरिया है आपका। मान लो अगर ये है, तो ये पूरा कंडक्टर है, ये एरिया है, और ये एरिया जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो आप सिंपली लिख दो I बाई A। मुझे छोटा छोटा एरिया पॉइंट के अराउंड लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो सेम है हर जगह तो, ठीक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू दी करंट हो, या एरिया वेक्टर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए, मुझे करंट निकालना पड़ जाए करंट डेंसिटी से, तो मैं इसको उठाती हूँ, ठीक है। ये क्या है आपके पास, J इज इक्वल टू DI बाय में D। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि ये जो पॉइंट जिसके अराउंड आपने एक छोटा सा एरिया माना DA, वो कुछ और ही एंगल पे है, कुछ और ही डिफरेंट एंगल पे है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये DA है, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ। मान लो ऐसे कुछ एरिया है, ये पॉइंट है, उसके अराउंड जो आपने एरिया बनाया कुछ ऐसे बना दिया, पर लेना कहाँ है, ये जो आपने DA बनाया इसका इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में ही। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट इधर, DA कोस थीटा। तो अब ये फॉर्मूला ना लिख के मैं क्या लिखती, J इज इक्वल टू DI बाय में DA कोस थीटा, ऐसे लिखती।
या फिर यहाँ पर भी अगर आपके पास एरिया कुछ ऐसे बना देते ना, ये ऐसे, और ये आई है, ये एरिया है, तो आप इसमें ए ना लिख के यहाँ क्या लिखते, ए कोस थीटा, उसकी डायरेक्शन में लेके जाओ उसको। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी ए कोस थीटा, और यहाँ पर फिर डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कोस थीटा। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स, तो आपके पास टोटल करंट निकल जाता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। यहां से हमारा ये फॉर्म भी आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास यूनिफॉर्म है जे और इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो आपके पास क्या है, जे, और ये वाला फॉर्म निकाल के बता रही हूँ मैं इस फॉर्मूले से, जैसे ये वाला, ये एरिया है, एरिया जो है वो नॉर्मल है टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, या एरिया वेक्टर जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यही करंट है, करंट भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो डायरेक्शन और इसके बीच में क्या एंगल हो गया, जीरो हो गया। तो आप आई क्या लिख सकते हो, जे और डी ए कोस 0 1। और मैं ये कह रही हूँ कि हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी सेम है, तो जे कांस्टेंट हो गया, जे बाहर ले आओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे ए, जे क्या हो गया, आई बाई ए, आ गया ना वही फॉर्मूला मेरा। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है, जिसपे आपको फोकस करना है मैं वो एक बार सर्कल कर देती हूँ, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे 95% ऑफ केसेस में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैंने आपको करा दिया। आपको नॉर्मली जो मिलने वाले हैं क्वेश्चन नीट लेवल तक, तो यही है कि आपको जो एरिया वो पहले ही बोल देंगे कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसपे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि क्या चल रही है कहानी यहाँ पे। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, एक तो ये वाला फॉर्म, अगर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग करंट डेंसिटी है तो डिफरेंशियल फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म आर ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, और आपका जो एरिया जो है वो नॉर्मल ही है करंट की डायरेक्शन की, तो आप सिंपली आई बाई ए भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो करंट डेंसिटी से मुझे निकालना पड़ जाए क्या, करंट, तो ये वाला फॉर्म याद होना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा दे देना करंट की डायरेक्शन में, उसको कंपोनेंट ले लेना और आई बाय ए के फॉर्मूले में वो कंपोनेंट पुट कर देना, बस इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm स्क्वायर, अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। कोई भी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया, उससे इतने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फाइंड द करंट एंड द करंट डेंसिटी इन द बीम। निकालिए जरा करंट एंड करंट डेंसिटी। फर्स्ट पार्ट करंट आई होता है Q बाई टी, निकालो इससे, टाइम दे रखा है, चार्ज निकालना है। और करंट डेंसिटी, अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है, J इज इक्वल टू आई बाई ए। उन्होंने बोला है कि क्रॉस सेक्शन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो Q क्या होता है बेटा, N ही होता है। इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm स्क्वायर। अपर्चर मतलब क्या है कि उसमें ओपनिंग है, या आप बोल सकते हो कि आपके पास ऐसे जो क्रॉस सेक्शन हो गया, इसका कितना है 1 mm स्क्वायर हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। A total of 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने निकल जाते हैं, या किसी भी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने निकल जाते हैं, 6 × 10⁻16 से। तो चार्ज कितना हो गया, 6 × 10⁻16, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। पुट कर दो, करंट आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय में टाइम कितना है बेटा, 1 सेकेंड, यहाँ से करंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट डेंसिटी कितना है बीम के अंदर, तो आई पता लग गया, और एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, इसको मीटर में कर लो, यानी इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर निकालिए जरा, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास लगभग 9.6 × 10⁻−3 एम्पियर। तो J क्या हो जाएगा, 9.6 × 10⁻−3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻6। यहाँ से करंट डेंसिटी आ जाएगा।
इसमें कुछ भी डाउट है एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से भी। ये इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर का मतलब समझ में आया ना, बीम है मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, तो ये एक बीम ऐसे एक लाइन में सारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो आपके पास क्या है वो अपर्चर जिसमें से पास हो रहे हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन हो गया ना जिसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो कितना चार्ज निकला उसमें से पर यूनिट टाइम, वही तो करंट होता है। टाइम 1 सेकेंड दे दिया, उस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज निकला वो दे दिया, करंट आपके पास निकल जाएगा। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होती है कि एरिया जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट, या एरिया वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो पहले ही बोल रहे हैं भाई वो परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन करंट के, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा आई बाई ये फॉर्मूला लगा सकते हो। 9.6 इंटू 10⁻³ बाय में 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार रिएक्शन दे दो, रिएक्शन देखने में आजकल मुझे मजा आता है। गुड, चलिए। अच्छा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी एक टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। आपको इसका फॉर्म, जैसे हम लोग डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई करते हैं ना, दैट इज अ स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई होता है, तो अभी हमने निकाला आई का, आई एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर इक्विवेलेंट हम लोगों ने क्या निकाला, करंट डेंसिटी जे। आर की जगह हम लोग लेते हैं रेजिस्टिविटी, और इसका करंट डेल्टा वी का वेक्टर इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E इज इक्वल टू रो जे। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो रो है वो होती है रेजिस्टिविटी, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो ये आपके पास क्या है, 1 बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ये आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहां से आप जे निकाल सकते हैं, जे हो जाएगा आपके पास 1 बाय रो इंटू में ई, यानी जे क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा इंटू। तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर सबको? अब आप पूछ सकते हैं कि मैम इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ वही है जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो पार्ट करते हैं ना, आई इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं वी डी ई एन ए, और फिर हम उसमें वी डी की वैल्यू पुट करते हैं ई वी बाय में एम एल, फिर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं आर, यानी वी बाय आई आप निकालते हो, आर की वैल्यू आती है एम एल बाय में एन ई स्क्वायर टाउ ए, यही आती है ना। तो यहाँ पर हम v बाई आई तक हमको लेके जाना है, जैसे ये r का रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, v बाई आई तक लेके आते हैं, ये तो आपके पास v बाई आई होगा। ये आएगा v बाय आई, यहां से क्या कर लो, v बाय एल निकालो, v बाय एल हो जाएगा m i n e स्क्वायर टाउ a। v बाय एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास m n e स्क्वायर टाउ क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और i बाय क्या होता है, करंट डेंसिटी। बन गया ना प्रूफ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में ही होगा, क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन आपके पास करंट की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कंडक्टर आपने लिया, ये आपने बैटरी लगाई, ठीक है, ये प्लस का है माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है और करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, इन द सेम डायरेक्शन, और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो E इज इक्वल टू रो जे। और इसको दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हो, अगेन E इंटू में 1 बाय रो, दिस इज इक्वल टू जे, एंड दिस इज सिग्मा कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू जे, एंड प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया आपके पास बेटी। क्लियर है सबको, एवरीवन? कूल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये दिखाओ, ये बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बताइए।
अभी हमने देखा कि रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी ना, यानी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी 1 हो गया, दिस इज कांस्टेंट, ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, Ohm's law पे ही है। Current voltage graph for a given metallic wire at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure. Temperature T2 is greater than T1. Is the statement true or false? सॉल्व कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको छोड़ देंगे। पहले तो आई और वी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, पहले बताओ। आर देगा या 1/r देगा? 1/r. 1/r देगा। फॉल्स बता दिया। अच्छा, इस 1/r, ठीक है। तो इसमें स्लोप क्या होगा बेटा? मैम ट्रू होगा। ट्रू होगा, यस ट्रू होगा, ठीक है। अब देख लो कैसे होगा। आईवी ग्राफ का स्लोप 1/r दे रहा है। पहले मुझे बताओ इसमें स्लोप T1 का बड़ा है या T2 टेम्परेचर पे बड़ा है? स्लोप की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भूल जाओ। स्लोप तो थीटा से देख के बता सकते हो, जिसका थीटा बड़ा है उसका स्लोप ज्यादा है। यानी आप बोल सकते हैं ना कि स्लोप जो है वो T1 का ज्यादा है स्लोप देन T2 से, या अगर आप बोलेंगे कि 1 स्लोप ऑफ T1 दिस इज इक्वल, दिस इज लेस देन 1 स्लोप ऑफ T2। ये मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि आपका जो स्लोप है ग्राफ का दैट इज इक्वल टू 1/r। आर क्या आपके पास 1 स्लोप है ना, तो आप सीधा इस फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आओ। अब आप देख सकते हो कि 1 स्लोप ऑफ T2 इज ग्रेटर, यानी कि R at T2 is greater than R at T1, and we know in case of conductor, इन्होंने बोला है कि मेटालिक वायर है, in case of metallic wire, in case of metallic wire with increase of temperature resistance increases, resistance increases with increase of temperature। तो इसमें किसका स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, यानी यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर R at T2 ग्रेटर देन R at T1 है तो डेफिनेटली T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा ना, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हायर रेजिस्टेंस आएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है, और इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं जो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। यस मैम।